हेलो दोस्तों, अपने विवादित बयानों और तुगलकी फरमानों के लिए जाना जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में अपने ही पिता गयासुद्दीन तुगलक की एक षड्यंत्र के तहत हत्या करवा के दिल्ली की सत्ता हासिल करता है। दोस्तों, तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा प्रभावी शासक बनता है 1325 में। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे शिक्षित और विद्वान माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन दूसरी तरफ इसके निर्णय, नीतियां और इसके कार्य इसको बहुत ही विवादास्पद और हास्यास्पद राजा की भूमिका में लाके खड़ा करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए जिनको बाद में उसे वापस लेना पड़ा। इसलिए बार बार अपने ही बात से मुकर जाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को उस समय की जनता और विद्वानों ने पागल राजा की भी उपाधि दी। तो दोस्तों, इसके चलते इसका एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही हास्यास्पद भी। इसने गद्दी पे बैठते ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर ली। इसका कारण इसने बताया कि मंगोल आक्रमण उत्तर भारत से बराबर होते रहते हैं और दिल्ली उसके नज़दीक होने के कारण मंगोलों के हाथ में आ सकती है। इसलिए दक्षिण की तरफ दौलताबाद हम लोग राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। अब दौलताबाद राजधानी होने से दिल्ली से भी प्रशासन प्रभावित हुआ, मतलब दिल्ली से भी जो प्रशासन चल रहा था वो सही से नहीं चल पा रहा था और नई राजधानी के कारण दौलताबाद भी प्रभावशाली अपनी भूमिका नहीं निभा रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर भारत से मंगोलों का आक्रमण जो एक समस्या थी, उसके विपरीत दक्षिण भारत से भी कई विद्रोह खड़े हो गए। क्योंकि शासन व्यवस्था सही से चल नहीं रही थी, इसलिए जो विद्रोही थे उन्होंने मौका पाके विद्रोह करना शुरू कर दिया। नतीजतन मोहम्मद बिन तुगलक को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा और दिल्ली को वापस राजधानी बनाना पड़ा, जो आज भी हम लोग एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं दिल्ली से दौलताबाद की कहानी में। तो दोस्तों, दूसरा इसका निर्णय जो और भी हास्यास्पद लगेगा वो था सांकेतिक मुद्रा चलाने का। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, परंतु उसमें ना कोई राज चिन्ह लगाया और ना ही अपना नाम दर्ज कराया। इसलिए उस समय की जनता बिल्कुल स्वतंत्र हो गई और उसने अपने घर में ही मुद्रा, सिक्के वगैरह छापना शुरू कर दिया, जिससे जाली मुद्रा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया और जो असली मुद्रा थी वो बहुत कम मात्रा में रह गई। नतीजतन इसे अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसे फैसलों के कारण ही इसे पागल राजा की उपाधि दी जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। इसके चलते ये बहुत ही सहिष्णु, बहुत ही उदारवादी रहा सभी धर्मों के लिए। इसने सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर काम किया और बहुत ही प्रभावशाली काम किए। लेकिन इसकी इस नीति से जो इस्लामिक विद्वान थे या इस्लामिक कट्टरपंथी लोग थे, वो बहुत ही इससे नाराज रहने लगे और इसको इस्लाम विरोधी या अधर्मी शासक माना। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में बहुत सारे विद्वानों और योग्य लोगों को अपने दरबार में शरण दी और उनके महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने शासन में समाहित भी किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जिसने किसी हिंदू त्यौहार में भाग लिया हो। ये हिंदुओं के होली त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और पूरी तरीके से होली त्यौहार मनाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी नीतियों के कारण बहुत ही उदारवादी, बहुत ही सहिष्णु माना गया, परंतु दूसरी तरफ इसको एक पागल राजा की उपाधि दी गई, एक अधर्मी राजा की उपाधि दी गई। दोस्तों, इब्न बतूता जो उस समय का एक विद्वान था, इसी के शासन में हिंदुस्तान आया था। उसने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी रहला, इब्न बतूता की एक पुस्तक थी रहला जो उस समय वो लिख रहे थे, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का काफ़ी जिक्र किया है उन्होंने। उसमें हिंदुस्तान की व्यवस्था का भी उसमें काफ़ी वर्णन मिलता है और इतिहास के लिहाज से बहुत ही उपयोगी पुस्तक है इब्न बतूता द्वारा लिखी रहला। उसमें उसने लिखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक गलत व्यक्ति नहीं था,
यानी वो ऐसा नहीं था कि किसी भी तरीके से निर्णयों के आधार पे या अपने क्रियाकलापों के आधार पे गलत हो, बल्कि वो पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, इसलिए उसके निर्णय उस समय के समाज को समझ में नहीं आए, उस समय के विद्वान उसको समझ नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो शासन व्यवस्था उसके पिता से उसे मिली थी, उसे वो समाप्त कर देता या खराब कर सकता था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह जरूर हुए, लेकिन उसने शासन व्यवस्था को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं तो वो योग्य था। तो इब्ने बतूता ने उसका पक्ष लेते हुए लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरीके से विफल राजा नहीं था, पागल नहीं था, बल्कि उस समय के लोग, उस समय के जो जनता थी, उसके निर्णयों को समझ नहीं पा रही थी। इसी के समय दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय दक्षिण भारत के विद्रोह के दौरान दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था जिसे विजयनगर राज्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने उदारवादी नीतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है। उस समय के विद्वानों की दृष्टि में भी इसकी नीतियाँ और उदारवादी नीतियाँ एक पक्ष बहुत ही बेहतर मानती है और दूसरा पक्ष मानता है कि ये मुस्लिम विरोधी था। तो इसलिए इसकी बुराइयाँ भी होती रहीं और इसकी तारीफ भी होती रही, इसीलिए ये हमेशा विवादित बना रहा और अपने आदेशों और निर्णयों को बार बार वापस लेने के कारण ये बहुत ही हास्यास्पद भी रहा। दोस्तों, 20 मार्च 1351 में एक अभियान के दौरान इसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, थट्टा के निकट। मतलब 20 मार्च 1351 में थट्टा अभियान पे ये गया हुआ था और वहाँ ये बीमार हो गया, आक्रमण के कारण नहीं, या इसकी हत्या नहीं की गई, बल्कि एक प्राकृतिक मृत्यु इसकी हो गई 1351 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक समाप्त हो जाता है 1351 में। बदायूनी उस समय का एक और विद्वान इसके बारे में लिखता है कि जिस तरीके से इसके निर्णय थे और जिस तरीके से जनता इससे परेशान रहती थी या इसके निर्णयों से हंसा करती थी, तो उसने इस पक्ष में लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, इस तरीके का जीवन था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो आज भी अपने तुगलकी फरमानों के लिए विवाद का विषय बना रहता है। यहीं समाप्त होता है इसका जीवन परिचय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम तुगलक वंश के नए राजा के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।